अस्सलाम स्टूडेंट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेशन 2023 में हम मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने फ्रिक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया है और आज हम फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। Angle of friction may be defined as the angle which the resultant of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction। यानी कि ये जो एंगल होता है किसके दरमियान होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान होता है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और एज एमसीक्यू भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किन के दरमियान बनता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान बनता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। तो ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। एंगल ऑफ रिपोज, ये इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। पहला जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था? इट इज द एंगल which the resultant and of limiting friction and normal reaction makes with a normal reaction R। यानी कि ये दो नॉर्मल जो आपकी जो सरफेस पड़ी होगी तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन तब बनेगा लेकिन जब आपके पास सरफेस इनक्लाइंड आ जाएगी इस तरह, तो फिर आपका जो एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। इट इज एंगल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगन्स टू स्लाइड। अभी उसने स्लाइड किया नहीं है, अभी उसने स्लाइड करना है। ये जैसे ये एक सरफेस है, ये एंगल क्या बना रही है? अल्फा। तो और ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, आप जानते हैं कि ये हमेशा ये क्या फोर्स होती है? ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ फोर्स होती है। तो ये जो अल्फा, इसके आप दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक एम जी कोज अल्फा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? एम जी साइन अल्फा हो जाएगा। तो बात क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही? इसलिए फिर आपके इंटरनेट का इशू है। आ रही है सर। फिर नेक्स्ट आपसे ये एमसीक्यू ये बातें आ सकती हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये आपस में इक्वल होते हैं और कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज के। बस इसमें एमसीक्यू दिए हैं और कोई कंसेप्चुअल बात इसमें कोई नहीं है। When body is moving under the application of force, then kinetic friction opposes the motion. When angle of inclined plane 4, then the angle of repose. The body placed on an inclined plane slides down with an acceleration a। यानी कि वो कहता है कि अगर आपका एंगल ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से, तो फिर बॉडी रुकेगी नहीं बल्कि वो स्लाइड कर जाएगी। लेकिन जब आपका एंगल ऑफ रिपोज बड़ा होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी बल्कि यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मतलब रेस्ट पे आ जाएगी। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन के लिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो 0 होता है। बाकी इसमें अभी तक कोई कंसेप्चुअल बात कोई नहीं है, इतनी मैथमेटिक्स करने की आपको जरूरत कोई नहीं है क्योंकि ये पेपर में नहीं आती। और आप में सभी तक किसी स्टूडेंट ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन की क्वेश्चन फाइल नहीं भेजी? संडे को आपका इंशाल्लाह ताला क्विज हो जाएगा, तो संडे तक के आपके पास टाइम है न्यूटन लॉज की क्वेश्चन फाइल भेजने का।
संडे के बाद मैं न्यूटन लॉस की क्वेश्चन फाइल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 2 दिन आपके पास न्यूटन लॉस की क्विज होना है ना, तो संडे को आपके पास टाइम भी है कि आपने तैयारी करनी है न्यूटन वो क्विज की। सैटरडे को तैयारी आपने करनी है, संडे का भी सारा दिन आपके पास होगा तैयारी करने के लिए। तो इधर जब आप तैयारी करेंगे तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो वो फिर आप भेज सकती हैं, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। When clock starts with velocity u, its kinetic energy will be converted into potential energy, and some part of it goes against the friction, and after traveling distance s, it comes to at rest। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब फ्रिक्शन में जब रेजिस्टिव फोर्स के अंदर आप मूव करते हैं तो तब आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ एनर्जी का हिस्सा अगेंस्ट द फ्रिक्शन आपका यूज होता है। फिलहाल नताशा, क्योंकि सबसे पहले आपने न्यूटन लॉस की भेजनी है ना, उसके बाद फिर आप वो फ्रिक्शन की भेज दें। सीक्वेंस पर चलते हैं ना, क्योंकि अभी तक न्यूटन लॉस की कोई फाइल नहीं आई, तो इसलिए सीक्वेंस पर चलते हुए पहले न्यूटन लॉस की भेज दें और फिर फ्रिक्शन की भेज दें। हिना किरण, मैंने लेक्चर भेज दिए हैं। आप आई थिंक फ्री ग्रुप में हैं, तो फ्री ग्रुप में भी भेजने थे, तो चले वो लेक्चर के बाद आपको भेज देंगे लेक्चर। और इस चैप्टर में कोई खास बात नहीं है कंसेप्चुअल, जो बातें थी और में डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हम पढ़ते हैं। हाँ जी नताशा, इसके भी आपने बनाने हैं, आपकी मर्जी है कि आप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन इसके भी बनाने हैं आपने। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? एक्सक्यूज मी सर। जी, सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्रिक्शन वाले चैप्टर की जो डाटा फाइल हमें सेंड की जाती है प्रीवियस लेक्चर्स की, जिसको पढ़ के हमें जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं हम फाइल बनाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो अभी तक शायद ग्रुप में सेंड नहीं हुई। नहीं वो बात ये है ना कि पाकिस्तानी जो बुक्स है ना, उसके जो चैप्टर्स है उसकी जो है ना, वो क्योंकि हमने पहले वो पढ़ाई हुई है, तो उसके जो चैप्टर्स हैं उसकी वो डाटा फाइल बनी हुई है बैच 2 के अंदर। तो चूंकि फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है वो पाकिस्तानी बुक में नहीं है, एक सेपरेट चैप्टर नहीं बल्कि टॉपिक्स हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये भी टॉपिक के अंदर आता है, चैप्टर के अंदर ही आता है, सेपरेट चैप्टर नहीं है। इसी तरह जो फ्रिक्शन ये भी एज अ टॉपिक आता है, पूरा चैप्टर नहीं है। तो इस तरह के जो हम्म। भी है ना, जिनके मतलब वो चैप्टर्स के अंदर एज अ टॉपिक आ रहे हैं पाकिस्तानी बुक के अंदर, तो फिर जाहिर है कि उनकी डाटा फाइल वो हमने ऑलरेडी आपको भेज दी हुई है। क्योंकि बहुत इन मोस्ट इन वांटे वाला के चैप्टर आप देखें ना, उसमें न्यूटन लॉज वाला उसमें आपको मिल जाएंगे। तो सेपरेट हमने इसलिए नहीं भेजी क्योंकि वो है ही नहीं सेपरेट, क्योंकि हमने पाकिस्तान बुक्स को एफएससी बुक को पढ़ाया है, तो उसमें ये चैप्टर है नहीं, जिससे ये फाइल नहीं भेजी। क्योंकि एनालिस फिजिक्स ना उधर इंडियन बुक है, ये थोड़ी डिफरेंट वे से चलती है। तो हमारी यही कोशिश है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वो भी तैयारी आपके साथ साथ हो जाए, और साथ साथ एनालिस फिजिक्स की बुक जो है ना वो भी आपकी कवर अप हो जाए। क्योंकि ये जो इंडियन बुक्स है, जब तक एज अ स्टूडेंट अगर आप खुद इनको पढ़ना चाहें तो आपको मुश्किल दरपेश आती है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती हैं, टीचिंग करना शुरू हो जाती हैं, तो पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। दिन से लेकर रात तक आप वो अपनी वो मतलब रोजी रोटी के पीछे भागते हैं, तो इतना बंदे को थकावट ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपने ये अपॉर्चुनिटी आपको मुहैया की है कि वो बुक जो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए वो आप नहीं पढ़ पाते। तो इस वजह से हम क्या करें, इसके सेशन बना लें, क्लास में हम इसको पढ़ाएं, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये जो आपने खुद पढ़े ना यही बातें आपने निकाल के लानी है।
वो बातें हम खुद आपको निकाल के दे देते हैं, तो आपके लिए आसानी पैदा कर देती हैं। तो इंडियन बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्लियर है नताशा? इसका मतलब है प्रीवियस प्रीवियस कोई इसका वो नहीं है, मतलब आज इसकी डाटा डाटा फाइल नहीं फाइल आई। नहीं है, तो अगर आप इसी इसके, एररलेस फिजिक्स को पढ़ के इसी चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चंस बनाने हैं। अब जाहिर है कि आप अक्सर बुक्स पढ़ लें क्योंकि जिसके अंदर टॉपिक्स आते हैं जी एफएससी जी बुक में, बोले। एफएससी की बुक के अंदर टॉपिक है ना फ्रिक्शन से रिलेटेड, वो आप पढ़ लें। पैरेलल फिजिक्स को ये जो पढ़ ये इसको पढ़ लें, तो अगर कोई और मतलब है कहीं से आपको मटेरियल मिलता है, बीएससी बुक देख लें। तो अगर आपको जहाँ से भी आप पढ़ती हैं कोई भी आपके माइंड में सवाल आता है तो वो आप पूछ लें, नहीं आता तो फिर ठीक है। ठीक है सर, हाँ थैंक जी। यू। कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरव्यू में आपको कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम्पल लाजमी आनी चाहिए। तो इनकी जो एग्जाम्पल है ना, मिनिमम आपको 5 एग्जाम्पल आनी चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जाम्पल भी आपको आनी चाहिए और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जाम्पल भी आनी चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि आपकी एनर्जी कंजर्व रहती है, नाम से ज़्यादा कंजर्वेटिव फोर्स है। वहां पर आपकी इनिशियल एनर्जी और आपकी जो फाइनल एनर्जी वो इक्वल होती है। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, यहाँ पर आपका इनिशियल एनर्जी और जो फाइनल एनर्जी है वो इक्वल नहीं होती, टोटल तो सेम रहता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो तो हर जगह सेम रहेगा। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उतनी सारी की सारी जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करती हैं, वहां पर सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है 100% वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में आपकी जो मतलब पूरी 100% आपकी कन्वर्जन आपकी नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। क्लियर है? बाकी इसको डिफाइन करने के तरीके हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड होता है कि आप जो सा मर्जी पाथ चूज कर लें, जो कंजर्वेटिव फोर्स ये होगी वो मैग्नेटिक फोर्स जो है सर, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? किनेटिक फोर्स शायद कंजर्वेटिव हो, अब इसका मुझे याद नहीं है। सर कुछ बुक्स ये लिखते हैं कि ये कंजर्वेटिव और कुछ बुक्स ये लिखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव। जो बेसिक एफएससी लेवल के होते हैं वहाँ पे तो कंजर्वेटिव लिखते हैं, जो बीएस मास्टर लेवल के होते हैं वहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव लिखते हैं। अब बुक पे आप इस तरह से कीजिएगा, दोनों के स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा डिस्कशन ग्रुप में, तो वो फिर मैं उसको देख लूँ। देखिए इस तरह की जो बातें हैं ना, जब आप क्वेश्चन फाइल भेजते हैं ना तो मुझे भी पता होता है कि मेरे सामने ये सवाल हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है कि मैं वो सर्च करके वो फिर आपको लेक्चर तैयार करके आता हूँ। इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन फाइल लाजमी भेजा करें। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर आपने मालूम करना है कि दी हुई फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, तो आप देखेंगे कि अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट है तो वो फिर फोर्स कंजर्वेटिव होगी। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कोई भी पाथ अगर आप चूज करें तो रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा। मेहनत जितनी आपकी पहले पाथ में लगती है उतने दूसरे पाथ में भी आपको उतनी मेहनत दरकार है, तीसरे पाथ में उतनी ही मेहनत दरकार है, यानी कि मेहनत आपकी चेंज नहीं होती, फोर्स आपकी चेंज नहीं होती। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव वो पाथ डिपेंडेंट होता है। कुछ पाथ अगर आप चूज करें वहां पर आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, दूसरे पाथ में आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। फिर friction of force is that type of force in losses or maximum even sometimes negative work done in a cross path। friction force में क्योंकि आप जानते हैं कि ये पाथ डिपेंडेंट होती है क्योंकि ये रफनेस से ये रिलेट करती है, तो इसलिए ये नॉन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव। The work done is independent of path per card, ये मैंने बता दिया है। Like resistance नॉन कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलास्टिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सीना आपने 3 एग्जांपल दिए, मिनिमम आपको 5 आनी चाहिए। मैग्नेटिक नॉन कंजर्वेटिव, यस कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक कंजर्वेटिव। फिर दूसरा है
force of friction always act in a direction opposite to that of relative motion. तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि relative का वर्ड आपने यूज करना है, क्योंकि जो मोशन है वो क्या करती है, relative मोशन को अपोज करती है, मोशन को अपोज नहीं करती बल्कि relative मोशन को अपोज करती है। relative मोशन कब होगी, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगी, तब ये क्या करती है, फ्रिक्शन उसको अपोज करती है। Rolling friction is much less than the sliding friction. This knowledge was used by man to invent the wheels. इसी चीज को, कंसेप्ट को यूज करते हुए जो व्हील है उसको डिस्कवर किया गया। The friction between two surfaces increases rather than to decrease when the surfaces are made highly smooth. वो कह रहा है कि दोनों सरफेस को आप जरूरत से ज्यादा स्मूथ कर दें तो तब फ्रिक्शन कम होने के जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। ये वही बात है कि अगर आप वो रफनेस को दूर करने के लिए आप ग्रीस यूज करती हैं या कोई ऑयली चीज यूज करती हैं, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देती हैं, तब फ्रिक्शन कम होने के बजाय फ्रिक्शन आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो आप ऑयली मटेरियल यूज करती हैं तो ज़ाहिर वो भी एटम वगैरह से मिलकर बना होगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो भी क्या कर देगा, उसमें रेजिस्टेंस को क्रिएट कर देगा। तो बजाय कम होने की आपकी वो जो रेजिस्टिव फैक्टर आपका ज्यादा हो जाएगा। सर तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन आप जो बात करना चाहते हैं वो ये लिखी हुई है, द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। जैसे आपने लेक्चर की जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो आप ये बार बार ये बात कर रहे थे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, तो वो बात यहाँ पर आ गई है कि अगर आप इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे फ्रिक्शन के अगर आप कॉज बताना चाहती हैं, मैक्रो लेवल पे तो आपने बता दिया ना कि रफनेस की वजह से फ्रिक्शन कॉज होती है। अगर आप माइक्रो लेवल पे जाएं तो तब वो अगर आप फ्रिक्शन का कॉज बताना चाहिए एटॉमिक लेवल पर, तो उसका कॉज ये है कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ टू सरफेसेस, क्योंकि जब दो सरफेसेस रब होती है ना, कांटेक्ट में होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ उसको वो स्लाइड करती है, रब होती हैं, तो तब एक के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी दोनों पर जो अपोजिट चार्ज वो क्रिएट हो जाएगा। तो अपोजिट चार्ज जब क्रिएट होगा फिर अब दोनों में क्या आ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, तो वो एक दूसरे को बॉन्ड बना के एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से फिर आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी उन दोनों को अलग करने के लिए। तो ये आपका फ्रिक्शन का एरलेस फिजिक्स का चैप्टर हुआ यहाँ पर कंप्लीट। तो अगर आप एक बात की समझ जी सर, फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इंक्रीजेस रादर देन टू डिक्रीज व्हेन सर्फेसेस आर मेड हाईली स्मूथ। हालांकि सर जब हाईली स्मूथ होंगी, प्लेन होगी सर्फेसेस, तो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं करेगी, यहाँ पर वर्ड यूज हो गया है फ्रिक्शन decrease इंक्रीज ही हो रही करेगी, है। decrease करेगी। नहीं यहाँ पर सर जब वो स्मूथ हो, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द सरफेसेस आर मेड हाईली स्मूथ। अगर आप सरफेस को स्मूथ बनाना चाहती हैं, आप उसको जरूरत से ज्यादा स्मूथ कर दें। जरूरत से ज्यादा स्मूथ आप कैसे करेंगे? सर अगर ज्यादा स्मूथ हो जाएगी तो फिसलन ज्यादा हो जाएगी, यानी कि फ्रिक्शन फिर कम हो जाएगी ना। नहीं नहीं, ये तो आपने जो बात आप कर रही है ना वो तब की कर रही है जब आप उसको एक लेवल तक स्मूथ करती हैं, ठीक है। यहाँ पर स्मूथनेस बहुत ज्यादा है, जो आपकी डिमांड है ना उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आप बहुत ही ज्यादा आप उसको स्मूथ कर देती हैं, ये तब की बात कर रहा है। जो बात आप कर रही हैं वो नॉर्मल स्मूथनेस की होती है। सर अगर रफ होगी तो कोल्ड वेल्ड्स जो हैं वो ज्यादा बनेंगी। जो कोल्ड वेल्ड्स बनते हैं मतलब वो एक दूसरे में जो होती है वो उसकी सरफेस जो होती है वो फंस जाती है ना। हाँ जी, लॉक हो तो जाती है। देखा जाए तो मेरा ख्याल है फ्रिक्शन कम होनी चाहिए सर। ये बात अब समझ से बाहर है कि इंक्रीज करती है। ये आप पॉइंट पढ़े ना कि जब आप उसको हाईली ज्यादा स्मूथ कर देंगे तो आपने उसका जो रफनेस है कोल्ड वेल्ड उसको तो आपने फिलअप कर दिया वो काफी हद तक, लेकिन जिससे आपने उसको स्मूथ बनाया है वो भी तो एटम जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है ना। तो जाहिर है कि जब उसके एटम वो आपने उसमें एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर बने हुए हैं
जब आप उसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा कर रही हैं तो वहां पर फिर ज़ाहिर है कि एटम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो फिर एटम्स की वजह से आपकी जो फ्रिक्शन है वो फिर आपको क्रिएट हो जाएगी। तो वही बात आ जाती है कि बॉन्डिंग जो होती है ना उनकी फिर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, क्योंकि जब वो दो सरफेस आपस में रब करेंगी, एक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, दूसरे में से जाकर वो गेन हो जाएंगे, जिस तरह आपने पढ़ा भी था। दूसरी तरह जो उसमें फोर्स और अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, तो उस वजह से वो कम होने की वजह वो उसमें बढ़ जाएगी। आप बताएं। सर तो इसका मतलब ये हो गया कि रफनेस पे डिपेंड नहीं करता है ये फ्रिक्शन। मैंने आपको उस टाइम बताया था, आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आप पढ़ती हैं मैक्रो लेवल पे आप बताएंगे रफनेस, और माइक्रो लेवल पे आप बताएंगे ये वाले रीजन, पॉइंट नंबर 5। ठीक है। सर तो फिर तो ये गलत नहीं होते क्लासिकल कंसेप्ट्स में। वही मैंने आपको बताया था कि जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बातें गलत हैं, बहुत सारी बातें जाहिर है वो बात में जाकर गलत साबित हुई हैं, लेकिन हम पढ़ते तो है ना उनको। अब जो बोर मॉडल आप क्यों पढ़ते हो? सर अगर रफनेस को बीच में से निकाल देना तो फ्रिक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? नहीं, आप पहले बताओ बोर मॉडल को आप क्यों पढ़ते हो? बोहर मॉडल? हाँ, उसको क्यों पढ़ते हो? हालांकि वो बोर मॉडल गलत है, सही तो कोई नहीं है। लेकिन कुछ हद तक तो वो भी सही है ना सर। तो कुछ हद तक ये भी ठीक है, आपकी बातें बता नहीं रहा कि रफनेस की वजह तो से सर वो तो सर फ्रिक्शन तो हो रही है। तो यहाँ पे तो कहते हैं कि रफनेस पे डिपेंड नहीं करते, जितना स्मूथ हो जाए फिर ये रफनेस इससे भी ज्यादा हो क्लियर जाते कट हैं। वर्ड है, ये तो बिल्कुल। ये क्लियर कट सेंटेंस कहीं पे आपने पढ़ा है? ये जो बात आप कर रही है ये सेंटेंस कहीं पर आपने पढ़ा बुक के अंदर, किसी के अंदर? कौन सी? ये जो आप कह रहे हैं फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रफनेस। लेकिन ये अगर सर मैंने सरफेस नहीं पढ़ा स्मूथ सर ये मैं पॉइंट 3 इसे ये कह रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि बुक के अंदर आपने ये क्लियर कट पॉइंट यहाँ पर पढ़ा है। नहीं सर बुक के अंदर तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जो पॉइंट 3 है ना, इससे मैं ये बात करता हूँ। देखिए फिजिक्स में जनरल कंसेप्ट हम यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूटी हम देखते हैं। आप वाला जो कंसेप्ट है वो कंटिन्यू नहीं रहता, क्योंकि जब हमने उसको हाईली स्मूथ नहीं किया, बहुत देर उसको हमने स्मूथ नहीं बनाया, उससे पहले अगर आप आ जाए तो पहले तो अगर आप उसको स्मूथ बना रही हैं तो फ्रिक्शन उसकी कम हो रही है। अगर आपके कंसेप्ट से चलते चले जाएं तो फिर तो ज़ाहिर है कि उसकी फ्रिक्शन बढ़नी वो हर वक्त ही बढ़ेगी, फ्रिक्शन कभी कम सर हम होगी नहीं। इसको देख सकते हैं कि जब हम स्मूथनेस नहीं है तो जो फ्रिक्शन है वो मैक्रो लेवल पे है, और अगर स्मूथनेस बढ़ा दे तो वो माइक्रो लेवल पे चली जाती है हाँ फ्रिक्शन। जी, हाँ जी, क्योंकि तब कोल्ड मैटर खत्म हो जाती हैं, वो यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना वो फिलअप हो जाती हैं, तो तब फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन में वो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएंगी। सर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं सरफेसेस के दरमियान, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान। हाँ जी, हाँ जी। सर इनको फिर एडहेसिव फोर्सेस भी कह सकते हैं कि जो माइक्रो लेवल की फ्रिक्शन है ये एडहेसिव फोर्सेस की वजह से हो जाती है। फोर्स का तो मतलब ये है ना, फोर्स की क्या होती है, या तो आपकी अट्रैक्शन की फोर्स होती है या रिपल्शन की फोर्स होती है। इसके अलावा आपने कोई फोर्स और के टाइप पढ़ी है आपने? तो इसलिए जब हम कोड बैठ के जब हम जब हम कोड बैठ की बात करते हैं तो फिर हम उसमें यही बात हम बेसिक से हम यही स्टार्ट करती हैं, फोर्स का हम जिक्र कहीं नहीं करते। जब फ्रिक्शन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना तो हम यही कहते हैं कि दोनों फ्रिक्शन में कोल्ड बैंड, दोनों सरफेस में कोल्ड बैंड मौजूद होती हैं, वो धंस जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। अगर आप फोर्स वाला कंसेप्ट यूज करें फिर तो हमें ये कहना चाहिए ना कि वो जो एक सरफेस के जो कोल्ड बैंड है दूसरे सरफेस के कोल्ड बैंड ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। इस तरह की बातें हम बुक्स में नहीं पढ़ते, इसलिए फिर आप इस तरह की आप बातें ना करें, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। सर अगर हाईली स्मूथ हो जाए, सर अगर यहाँ पे हाईली स्मूथ हो जाए ना तो फिर तो लॉक नहीं हो सकते।
अब फिर आपकी बात आ जाएगी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर की इंटरेक्शन हो जाते हैं। सर तो ये कैसी बात है कि इधर कहते हैं कि दिन है और उधर कहते हैं कि रात है। अभी जब आप क्वांटम में जाएंगे तो वहां पर आपकी और आपने पागल हो जाना, फिर आपने कहना ये चीजें कैसे पॉसिबल हैं। क्वांटम की एक बात है कि इंसान जिंदा भी है, इंसान मर भी गया है, क्या ये पॉसिबल है? नील आप कह रही हैं कि और पॉइंट की कोई एग्जांपल है, तो देखिए आप अगर कोई ऑयल या ग्रीस यूज करती हैं फजीला फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो शुरू में आपने ऑयल या ग्रीस को यूज किया तो उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो आपके अंदर लालच बढ़ गया, आपने बोला कि मैंने इसकी फ्रिक्शन को 100% खत्म करना है, मैंने उसको और ज्यादा खत्म करते चले जाना है। आप ऑयल या ग्रीस की क्वांटिटी को बढ़ाते चले सर ये जाते हैं, बढ़ाते चले जाती हैं, तो एज अ रिजल्ट पहले जो फ्रिक्शन आपकी कम हो रही थी, अब वो कम होने के बजाय वो क्या हो जाएगा, अब उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो यही वो बात कर रहे हैं कि जब आप सर्फेस सर को इसकी कोई हाईली एग्जांपल दे दे सर। जब आप सर्फेस को हाईली वो स्मूथ बनाती हैं तो तब आपकी जो फ्रिक्शन कम होने की वजह फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है। क्लियर है फजीला? सर इसकी कोई एग्जांपल दे दे हाईली स्मूथ सरफेस की जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है बजाय के कम हो जाए। कोई भी सर्फेस को आप हाईली स्मूथ बना दें, हाईली स्मूथ का मतलब है बहुत ज्यादा हाई थी। फॉर एग्जांपल सर, अभी एग्जाम्पल नहीं दी कि आप ऑयल या अगर हम ग्रीस आप सर, यूज सर कर लें, दो गिलास, सर अगर हम दो गिलास ले ले तो। वो तो ऑटोमेटिकली वो स्मूथ है ना। यहाँ पर बात है हाँ कि ना आपने एक रफ सरफेस को आपने स्मूथ बनाना है, ऑलरेडी स्मूथ सरफेस सर। की बात नहीं हो रही। सर ये तो दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि रफ सरफेस को आप स्मूथ बना ले तो इसमें फ्रिक्शन और भी ज्यादा हो जाएगी। सर ये बात तो मानने की काबिल ही नहीं है। ऑयल या ग्रीस आप लें, शुरू में आप उसको ऑयल या ग्रीस लगाएं, तो तब आपकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। आप उसके अंदर पार्टियां वो उसके अंदर वो करते चले जाएं, फिर गाड़ी चला के देखिएगा वो गाड़ी की फ्रिक्शन की कम हुई है या ज्यादा हुई है। एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। सर एक्सपेरिमेंटल बात क्या करे तो माइंड तो एक्सेप्ट नहीं करते सर ये बात। आप खुद करके देख लेना कि एक फ्रिक्शन आप ग्रीस ही ले लें, कि जहाँ पर आप वो ग्रीस लगाती हैं उसको ग्रीस को ज्यादा लगाते चले जाएं, फिर देखिएगा आपको वो कड़ाक कड़ाक की आवाज आएगी। सर वो तो फिर आप वो पॉलिश की बात कर रहे हो ना कि ग्रीस की पॉलिश कर दे। और क्या आपने करना है? ग्रीस हम इसलिए सर यूज करते हैं कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? यही तो बात मैं बता रहा हूँ कि हाईली स्मूथ आप सरफेस को कैसे बनाएंगे। हाईली स्मूथ आप तभी बना सकती हैं जब उसके कोल्ड वेल्ड जो है उसको आप फिल अप करते हैं। अब कोल्ड वेल्ड को फिल अप करने का यही तरीका है कि आपने जो जैसे यहाँ पर इसी चैप्टर के अंदर आप वो लास्ट लेक्चर में देखे ना, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वो जो सारे मेथड यूज हो गए हैं ना, उस मेथड से आपकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है। जब हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो जो कोल्ड बेड पहले मौजूद थे ज्यादा क्वांटिटी में जो हमें नजर नहीं आते, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें नजर आएंगे। तो जब आप ग्रीस या ऑयल वगैरह यूज करते हैं तो उसके अंदर जो भी वो कोल्ड बेड होते हैं उसको मोस्टली हद तक वो फिल अप कर देती है। तो वो पहले की तरह वो जो एक सरफेस के जो कोल्ड बेल्ट है दूसरी सरफेस के कोल्ड बेल्ट को सिर्फ जकड़ के रखा था, लॉक करके रखा था। जब आप ऑयल या ग्रीस यूज करेंगे उसको वो फिर जकड़ के वो उस तरह नहीं रख पाएंगे, तो जब उस तरह रख नहीं पाएंगे तो वो फिर सरफेस यार है तो वो मूव करना शुरू कर देगा पहली सीन इस पर आसानी सर से। ग्रीस के अलावा कोई, ग्रीस और ऑयल के अलावा कोई और एग्जांपल नहीं ले सकते? इस चैप्टर के अंदर वो स्टार्ट में देखे ना तो वहाँ पे ये वो डिफरेंट मेथड सर लिखे इसका हुए हैं। मतलब ये हो गया ना कि जो जो पॉलिशिंग करते इससे वो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है। शुरू में ज्यादा नहीं होगी, शुरू में कम होगी, लेकिन जब आप ज्यादा करते चले जाती है ना, जरूरत से ज्यादा, जिस तरह खाद है कि अगर आप खाद शुरू में थोड़ी जितनी जमीन की जरूरत है उतनी खाद डालें तब आपकी जमीन जरखेज रहेगी। लेकिन अगर आप लालच में पड़ जाए, आप बोलें कि ये जो खाद है ये तो जमीन की जरखेजी बढ़ा रही है,
तो मैं इसको ये जरखेती और बढ़ाने के लिए मैं बोरियां के इसके अंदर वो खाद डाल दूँ। तो जब आप जरूरत से ज्यादा खाद डाल देंगे तो तब उसकी जमीन की जरखेती बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। वही बात यहाँ पर आती है, जितनी रिक्वायरमेंट है आपने उतनी प्रोवाइड करनी है, उससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है वो ऊपर उसका लेप वो फिश वो बनना शुरू हो जाएगा। वो फिर ज़ाहिर है कि एक एटम से दूसरे एटम की अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, तो बजाय कम होने की फिर वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, आगे जाए। ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर। Sides have tracks not increase friction but to displace the water from the road। टायर्स के अंदर वो जो होते हैं ना, जो जिसको आप डिजाइन कहती हैं, वो डिजाइन इसलिए बनाते हैं ताकि टायर की जो ग्रिप है वो बनी रहे। क्योंकि अगर वो डिजाइन ना बने हो तो जब बारिश होगी सड़कें वो फिसलन वाली बन जाएगी, तो अब आपकी जो टायर की जो ग्रिप है वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो बाइक है वो फिसल जाएगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का यूज करें जिसमें वो सारे जो थ्रेड्स वो बने होते हैं अच्छी तरह से, वो पानी को डिस्प्लेस करते रहती हैं, तो इससे फिर आपके जो टायर है वो उसकी वो फिर ज़्यादा ग्रिपनेस वो बहुत ज़्यादा का अच्छी रहती है, ये वजह होती है। तो देखिए अहमद, जब आप ग्रिप बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन कम होती है या ज्यादा होती है? ग्रिप आप कैसे बढ़ा सकती हैं? ग्रिप बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी फ्रिक्शन बढ़ गई ग्रिप है। फ्रिक्शन ज्यादा होती है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शन कम होती है। फ्रिक्शन कम होने से ग्रिप ज्यादा नहीं बढ़ती। और कोई सवाल? 4 मिनट रहते हैं लेक्चर में। सर सर ये जो फ्रिक्शन की बात हो रही थी कि मैकेनिक्स में और एटॉमिक लेवल पे दोनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस में सेम चीज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। आप एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते ऐसे। देखिए, जब आप मैक्रो अब ज़ाहिर है आप टाइल यूज कर रहे हैं या कोई बड़ी सी जो मैक्रोस्कोपिक जो है ना बॉडी उसकी बात करें तो तब आप कोल्ड बेड की बात करेंगे। लेकिन जब आप एटॉमिक वर्ल्ड में जाती हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन मौजूद होती है, जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम दे देती हैं। वो उसको हम क्या फिर नाम देती हैं, वो हम कहते हैं कि एटॉमिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं कि वो उनकी जो मोशन होती है वो एक दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन एटम से टकराती हैं, आपस में टकराती हैं, तो वहां पर वो फिर उनकी जो रेजिस्टेंस वो क्रिएट हो जाती है। नाम वही होता है लेकिन फिर हम उसका वो मतलब है काम वही होता है, नाम हम चेंज कर देती हैं। जमीन पे चलें उसको आप फ्रिक्शन बोल देती हैं, हवा में चलें उसको आप ड्रैग फोर्स का नाम दे देती हैं, एटम्स के अंदर चले जाएं तो वहां पर आप उसका रेजिस्टेंस नाम आ जाता है। फिर वो कैपेसिटर के अंदर चले जाएं वो फिर कैपेसिटेंस बन जाती है, इंडक्टर के अंदर चले जाएं इंडक्टेंस बन जाती है। लेकिन ये सारे जो आपको फिनोमेना नजर आती हैं ये सारे क्या करते हैं, मोशन को अपोज करती हैं। नहीं सर तो हम मतलब इन कौन से कह जनरल तो सकते हैं? फ्रिक्शन का यही मतलब होता है ना, कि इसका मतलब होता है रगड़ या रेजिस्टेंस या ये फिर मैक्रोस्कोपी लेवल रिस्ट्रिक्शन। पे जब आप बात करेंगे तब की बात है फ्रिक्शन। नहीं, अब मैक्रोस्कोपी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन जनरल तो कॉन्सेप्ट सब में सेम होता है नहीं, काम सेम फ्रिक्शन होता का, है। काम सेम होता है। सबका काम क्या है, सिर्फ रोकना। नाम बदल जाते हैं। सबका काम है रोकना, लेकिन तरीका बदल जाता है। सही। अच्छा सर, जिस तरह हमने बात की थी कि अर्थ जो होती है वो प्रीवियस लेक्चर में वो इलिप्टिकल नहीं, हम उसको स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। हालांकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अर्थ को हम इलिप्टिकल कंसीडर करते हैं। फिर वो उसी लेक्चर के दौरान ही आप बता रहे थे कि हम इसको अंडे की तरह, मतलब इसकी शेप को हम कंसीडर करते हैं। तो अंडे की शेप तो इलिप्टिकल ओवल शेप होती है, तो फिर वो इलिप्टिकल ना हुई। कंसीडर तो हम अर्थ को सर्कुलर करते हैं। जब हमने कैलकुलेशन करती हैं दो चीजें हैं,
जब उसने अर्थ ने जमीन सूर्य के इधर रिवॉल्व करना है, तब हम कहते हैं कि अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं बल्कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम अर्थ की अपनी बात करते हैं तब हम कहते हैं अर्थ कोई स्फेरिकल शेप की नहीं है, अर्थ फ्लैट है। तो जब आप अर्थ को फ्लैट कंसीडर करती हैं, फिर हम वो सारे भी आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसको आसान करा लेती हैं। जब अर्थ की शेप की बात करें तब कैलकुलेशन हम कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है, स्फेरिकल नहीं है। और जब अर्थ की वो सर्कुलर वो अराउंड द सन बात करें तब हम कहते हैं वो जो ऑर्बिट है जिसमें अर्थ घूमती है वो ऑर्बिट क्या है, वो ऑर्बिट सर्कुलर है। नहीं, अपार्ट फ्रॉम ऑर्बिट, हम अभी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, हम इधर ऑर्बिट की बात फिर नहीं कर अर्थ को रहे। हम फॉर फ्लैट एग्जांपल कंसीडर हम करेंगे, बात कर रहे हैं उसकी शेप की, तो फिर क्या अर्थ को हम कहेंगे? फ्लैट फ्लैट है। कंसीडर करते हैं। इन रियलिटी तो फ्लैट नहीं है, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम अर्थ को एज अ फ्लैट भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर आप अर्थ को एज अ फ्लैट कंसीडर ना करें फिर ज़रा उसमें बैंड आ जाता है। तो जब बैंड आ जाएगा फिर आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो फिर डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर अब वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आ जाएगा, तो वो फिर ज़ाहिर है कि वो वेरिएबल फोर्स वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो वहाँ पर फिर आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो डिफिकल्ट हो जाएंगी। अगर सपोज दैट हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप बताएं कि अर्थ की शेप कैसी है, इन जनरली पूछा जाता है, तो हम तो क्या आप ये कहेंगे कि बोलेंगे इन अर्थ रियलिटी तो फ्लैट है? अर्थ आप ये बोलेंगे इन रियलिटी तो अर्थ को जो होती है वो स्फेरिकल होती है या प्रिज्मी शक्ल की होती है, एलिप्टिकल। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम अर्थ को एज अ फ्लैट कंसीडर करते हैं। आपसे सवाल किया जाएगा, वो आपसे खुद ही करेंगे कि अर्थ को स्फेरिकल होती है, तो आप ये कैलकुलेशन किस तरह कर लेते हैं? तो आप खुद जवाब देंगे कि सर हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करते हैं। अगर आप फ्लैट कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर हमारी कैलकुलेशन सारी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ये काउंटर सवाल होता है। अच्छा, मतलब हम उसको कहेंगे कि ये हम